नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध, ये रिश्ता और भी मजबूत हो और भी प्रगाढ़ हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। सुनिए सच में आज सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। सोनिया मनमोहन ने सरकार से पूछा, 17 मई के बाद क्या है योजना। बिल्डरों के दबाव में कर्नाटक सरकार ने रद्द कर दी मजदूरों की ट्रेन। 4 गुना बढ़ी बेरोजगारी दर, 6% से 27% तक पहुंची। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने पर हर तरफ नाराजगी, सरकार चुप। आरोग्य सेतु ऐप पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल, सरकार ने दी सफाई। और आइए अब तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार से पूछा है कि तीसरे लॉकडाउन के बाद उसकी क्या योजना है। दोनों नेताओं ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के बाद ये सवाल पूछा। मनमोहन सिंह ने कहा, मुख्यमंत्रियों को भारत सरकार से इस बारे में पूछना चाहिए कि देश को लॉकडाउन से बाहर निकालने को लेकर उसकी क्या रणनीति है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में बैठे लोग जोन बनाने का फैसला कर रहे हैं, जबकि उन्हें ज़मीनी हालात के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने भी ऐसा ही आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार बिना राज्यों से बातचीत किए जोन बनाने का फैसला ले रही है और इससे अजीब हालात बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे लोग मुख्यमंत्रियों से सलाह तक नहीं लेते। मुख्यमंत्रियों ने सरकार से आर्थिक पैकेज की अपनी मांग भी दोहराई है। तो कुल मिलाकर ये लगता है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें तरह तरह से गुस्सा भरा हुआ है। विपक्षी दलों में भी सरकार के कामकाज की शैली को लेकर, जिस ढंग से वो कोरोना से लड़ रही है, निपट रही है, उसके अंदाज को लेकर नाराज़गी है, असहमति है, घोर असहमति है और उसका कांग्रेस अब उसको प्रकट कर रही है। बार बार हर दूसरे तीसरे दिन कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, सरकार के कामकाज पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और ये लगातार पिछले 15 दिन में आप देखें कि कांग्रेस ने, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और इन तमाम नेताओं ने मुखर होकर बोलना शुरू कर दिया है। ये अच्छी बात है क्योंकि अभी तक कोरोना संकट के नाम पर लोगों ने चुप्पी कायम कर रखी थी, जिसकी वजह से सरकार जो गलत निर्णय ले रही है या जो निर्णय बिना बातचीत करके, बिना मशवरे से ले रही है, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था। अब ये कोरोना से लड़ने की असली जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन राज्य सरकारों को केंद्र सरकार विश्वास में नहीं लेती, एक तरफा फैसले करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्रियों के और केंद्र सरकार के बीच एक संवादहीनता है। बीच बीच में टेली कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि केवल वो दिखावटी कॉन्फ्रेंसिंग है ताकि रिकॉर्ड में रहे कि हम मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते रहें, लेकिन फैसले तमाम केंद्र में पीएमओ में बैठ के हो रहे हैं। जैसे जोन बनाने को लेकर अगर राज्य सरकार असहमत है क्योंकि उनसे कुछ बातचीत नहीं हो रही, वहाँ बैठ के जोन निर्धारित कर दिए जा रहे हैं, जबकि ज़मीनी हालात राज्य सरकारों को पता है। इसी तरह से मुख्यमंत्रियों ने जो मांग की है कि भाई आर्थिक पैकेज कब से मांग कर रहे हैं, सारे तमाम राज्यों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, वहाँ वेतन देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, राज्य सरकार कैसे चलाएगी, जो कमज़ोर तबके हैं उनकी कैसे मदद करेगी, ये तमाम सवाल हैं जिन पर केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है। अभी तक किसी तरह के दूसरे पैकेज की बातचीत तो हो रही है, लेकिन ऐसा कोई पैकेज नहीं आया। कैसे राज्य सरकारों को सपोर्ट करेगी, कैसे कमज़ोर तबके को, जो शुरू में घोषणाएं हुई थी उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है कि
अब जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो मुखर होकर बोल रहे हैं और केंद्र सरकार जो चुप्पी साध कर सोच रही है कि वो जैसा करना चाहती है करती जाएगी, शायद अब वो स्थिति नहीं रह जाएगी। और ये एक लोकतंत्र में ज़रूरी भी है कि विपक्ष मुखर हो, सरकार की नीतियों की आलोचना करे, उसमें मीन मेख निकाले और सरकार को हमेशा सजग रखे, सतर्क रखे। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उनके जवाब सत्तारूढ़ दल की तरफ से आएंगे। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बार आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइए, वहाँ नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा आपका संबंध और प्रगाढ़ हो और उसमें ये लिंक मददगार साबित होगी। आगे बढ़ते हैं, आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मजदूर वापस न चले जाएं। करीब 10,000 मजदूर अपने घर जाने के लिए तैयार थे। इनमें से ज़्यादातर बिहार के मजदूर हैं। उन्हें ले जाने के लिए 7 ट्रेनें भी निर्धारित कर दी गई थी, मगर येदियुरप्पा ने उन्हें अचानक रद्द कर दिया। सरकार के इस निर्णय के पीछे बिल्डरों का दबाव माना जा रहा है। मंगलवार को कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से मुलाकात की थी और कहा था कि औद्योगिक निर्माण और व्यापार गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए मजदूरों को वापस नहीं जाने देना चाहिए। अब देखिए कि 40 दिनों से मजदूर कैद हैं, उनकी कोई सुध नहीं आई, उनकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई, उनकी कोई मदद के लिए सरकार आगे नहीं आई। और जब ये हुआ कि अब वो घर वापस जा सकते हैं, उनके लिए ट्रेन भी निर्धारित हो गई, तो सरकार उनको बंधक बना लेना चाहती है, उनको ज़बरदस्ती रोक रही है कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो बिल्डर हैं इनको उसे संतुष्ट करना है। बिल्डरों का कामकाज रुक रहा है, उन्हें मज़दूरों की ज़रूरत है, उन्हें इंसानों की ज़रूरत नहीं है। इंसानियत न बिल्डर्स के दिमाग में है और ना ही कर्नाटक सरकार के दिमाग में है। ये जो 40-45 दिन से अनिश्चितता के बीच मजदूर रह रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन हटेगा, कब वो अपने घर पहुंचेंगे, अपने घर वालों की सुध लेंगे और इस आड़े वक्त में, इस संकट के समय में एक साथ रहेंगे। तो येदियुरप्पा सरकार ये इस तरह की चालें चल रही है जो कि बहुत शर्मनाक है। संवेदनहीनता इससे जाहिर होती है येदियुरप्पा सरकार की कि वो मज़दूरों के बारे में कुछ नहीं सोचती है, वो उन लोगों के बारे में सोच रही है जिनको इस संकट काल में भी अपने पैसे बनाने की पड़ी हुई है। तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि नकारात्मक फैसला है। मज़दूरों से कोई बातचीत नहीं की गई, मज़दूरों को विश्वास में नहीं लिया गया। अगर उन्हें रोका जाना था तो उनसे बातचीत की जानी चाहिए थी, उन्हें आश्वस्त किया जाना चाहिए था कि आप नहीं जाएंगे तो आपकी सारी देख रेख सब कुछ यहाँ होगा। लेकिन अब जिस तरह का रवैया कर्नाटक सरकार ने अडॉप्ट किया है, अपनाया है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है, खेदजनक है और इसकी जितना भी निंदा भत्सना की जाना चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों को इसके बारे में नोटिस लेना चाहिए और सबसे ज़्यादा तो बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि उसके प्रदेश के मज़दूरों को इस तरह से बंधक बनाया जा रहा है एक राज्य में, जबकि उसी एनडीए के बीजेपी की सरकार है, वो एनडीए की वहाँ भी सरकार है। तो उसे बातचीत करनी चाहिए कर्नाटक के सरकार के और अपने बंधकों को छुड़वाना चाहिए ताकि वो अपने राज्य में वापस आ सकें। और आइए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोरोना वायरस महामारी के पहले से ही लोगों की नौकरियां जा रही थीं, मगर अब लॉकडाउन ने तो स्थिति को भयावह रूप दे दिया है। लॉकडाउन से पहले 15 मार्च वाले सप्ताह में बेरोजगारी दर 6.74% थी, जो कि आपको बता दूं कि 42 वर्षों में सबसे ज़्यादा महंगाई की दर थी। मगर अब वो 3 मई को खत्म हुए सप्ताह में बढ़कर 27.11% हो गई है, यानी लगभग 4 गुनी से भी ज़्यादा बढ़ गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने ये ताज़ा आंकड़ा जारी किया है। हालांकि पूरे अप्रैल महीने में बेरोजगारी दर 23.52% रही, जो कि मार्च महीने में 8.74% रही थी। CMIE की रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरों में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है और ख़ासकर उन क्षेत्रों में जिन्हें कोरोना वायरस से ज़्यादा संक्रमण की वजह से रेड जोन में रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार 3 मई को ख़त्म हुए सप्ताह में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जहां
1.6% रही। वहीं शहरी क्षेत्रों में ये दर 29.22% हो गई। तो ये आंकड़े जो हम लोग सोच रहे हैं, उसी के जो अनुमान लगा रहे हैं, उसी दिशा में जा रहे हैं। आप तो जानते हैं कि कोरोना संकट के आने के पहले ही इस सरकार ने इस अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर चुकी थी। नोटबंदी के ऐलान के बाद से लगातार हमारी अर्थव्यवस्था उतार पे थी और बहुत ही नाजुक दौर में पहुंच चुकी थी। हमारी जो जीडीपी की विकास दर है वो लगभग आधी तक पहुंच चुकी थी और यही अनुमान था कि वो और गिरेगी। ऐसे में कोरोना संकट आया और उसको भी ठीक ढंग से सरकार नहीं निपट पा रही है। इसने बेरोजगारी के संकट को और भी घनीभूत कर दिया है। हालांकि कोरोना की वजह से बड़े बड़े देशों में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। अमेरिका तक में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ गई है। तो ये संकट को और गहरा दिया है। ये एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में भी ये महंगाई, ये बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। शहरी क्षेत्रों में बढ़ने की वजह शायद ये है कि रेड जोन सबसे ज़्यादा वहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में ही सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस फैला है। तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनमें ज़्यादा बेरोजगारी फैली, क्योंकि वहाँ कोई भी काम धंधे हो नहीं रहे। हालांकि लॉकडाउन तो पूरे देश में है, लेकिन वहाँ ज़्यादा दबाव पड़ा है लोगों पर। बाकी जगह थोड़ा थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में शायद कम पड़ा होगा, या वहाँ जो बेरोजगारी की दर है वो उस पर उतना दबाव नहीं पड़ा। लेकिन ये कुल मिलाकर बहुत ही भयानक तस्वीर है। मतलब आप सोचिए कि 27% एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसमें एक बड़ी आबादी आपकी बेरोजगारी हो गई। आधी से ज़्यादा आबादी आप मान लीजिए कि बेरोजगार है, और ये किसी भी देश के लिए बहुत ख़तरनाक स्थिति होती है, क्योंकि इसमें बेरोजगारी के दूसरे नतीजे सामने आ सकते हैं। हिंसा, दंगे और भूखमरी, अकाल, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। आत्महत्याएं जो हम अब सुनने लगे हैं कि कहीं आत्महत्या हो जा रही है हर दूसरे तीसरे दिन, तो ये तमाम चीज़ें सुनने में आ रही हैं। और ये बेरोज़गारी एक स्ट्रेस भी पैदा करेगी समाज में। बहुत तनाव में रहेंगे, बहुत तरह की मानसिक समस्याएं पैदा होंगी मध्य वर्ग में, निम्न मध्य वर्ग में, और जो निम्न वर्ग है उसमें। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है और इससे निपटने का कोई प्लान सरकार के पास नहीं है, जो इस पूरे समस्या का सबसे दुखद पहलू है। ये सरकार अंधेरे में हाथ पैर चला रही है। कोई भी अभी तक बेरोजगारी पर इसने कोई बात ही नहीं की है। बेरोजगारी से निपटने के लिए कोई योजना बना रही है, ऐसी कोई सूचना भी अभी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आई, कोई अफवाह के रूप में भी नहीं आई है। आप सोचें कि जब इतनी बड़ी समस्या आकार ले रही हो तो सरकार चुप है, उसने ज़ुबान सिली हुई है, किसी को कुछ खबर नहीं है। तो ये बहुत दुखद पहलू है इसका, इस पूरी समस्या का, और इसके लिए और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सरकार जिम्मेदार है। अगली बड़ी खबर लेते हैं, जो कि अपने आप में बड़ी विडंबना हमारे सामने पेश करती है। एक आयरनी है कि जब दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों की दाम बिल्कुल ज़मीन से भी नीचे चले गए हों, तब हमारे यहाँ सरकार उनके दामों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। केंद्र सरकार ने मंगलवार की रात को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी। अब दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल भारत में हो गया है। देश भर में इस बढ़ोतरी का विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर सरकार की तीखी आलोचना की जा रही है। वहीं राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने इस बढ़ोतरी का विरोध करते हुए कहा है कि इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। राहुल गांधी ने एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के फैसले को अनुचित करार दिया। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि संकट के समय लोगों पर टैक्स के बोझ नहीं डाले जाते हैं। जब लोग वैसे ही दबे हों आर्थिक संकट से, जब उनके हाथों में पहले से ही पैसा नहीं है, तो उन पर और टैक्स अगर आप डाल देंगे तो उनका क्या हाल होगा। होना उल्टा चाहिए कि उन लोगों के हाथ में कुछ और पैसा रखा जाए ताकि वो खर्च करें और पूरी इकोनॉमी को एक गति प्रदान करें। तो चिदम्बरम ने कहा कि ऐसे समय में हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो लोगों को पैसे दे, लेकिन सरकार इसके एकदम विपरीत लोगों से पैसा खींचने में, लूटने में लगी हुई है, जो बहुत ही क्रूर है। बता दें कि कोरोना संकट के कारण पिछले माह ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $18.10 के निम्न स्तर पर पहुंच गई थी। ये 1999 के बाद से सबसे कम कीमत थी। हम बता दें कि कोरोना संकट के पहले इसी तेल की कीमत
डॉलर प्रति बैरल थी, जो $18 के आसपास आ गई है। तो मतलब आप देखिए कि 1/3 से भी कम कीमत हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ कीमतें बढ़ाई जा रही। दुनिया में अभी कच्चे तेल की खपत में गिरावट है, तेल मार्केट में ज़बरदस्त मंदी, लेकिन इसका फ़ायदा भारत में नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी अपने यहाँ करीब 15 रुपये पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर कम कर दी है। तो जब ये पेट्रोलियम के पदार्थों को मार्केट से जोड़ा गया था, कहा गया था कि अब मार्केट तय करेगा कि आपको पेट्रोलियम पदार्थ किस कीमत पर मिलेंगे और हम सरकार का दखल बंद हो जाएगा। लेकिन पिछले जब से ये घोषणा हुई तब से यही सब चल रहा है। सरकार एक्साइज ड्यूटी और तमाम तरह की ड्यूटी उसमें बढ़ा देती है, कस्टम ड्यूटी, और उसके बाद उसके दाम बढ़ते चले जाते हैं। ये सरकार जब आई थी 2014 में, नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा कि अपने भाषणों में क्या जुमलेबाजी करते थे कि पेट्रोल 40 रुपये लीटर होना चाहिए और हमारे यहाँ 70 रुपये मिल रहा है। आज वही 70 के ऊपर मोदी सरकार बेच रही है। और आप देख लीजिए कि इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पेट्रोलियम पदार्थों के जब दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं, हर प्रोडक्ट के, हर कमोडिटी के दाम बढ़ते हैं, और उसका सीधा असर हमारे, इसका ये मतलब नहीं कि हम अगर स्कूटर, बाइक या कार चलाते हैं तभी हमारे ऊपर उसका असर पड़ेगा, बल्कि हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं उस सब पर असर पड़ता है। तो ये महंगाई बढ़ा रही है सरकार, यानी हम जो ऑलरेडी कोरोना संकट की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, कमाई ना होने की वजह से परेशानियों में है, वहाँ पर एक और बोझ जनता पर लादा जा रहा है। बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है इस सरकार के लिए। अगली खबर लेते हैं। आधार ऐप में गड़बड़ियां उजागर करने वाले फ्रांसीसी हैकर ने दावा किया था कि आरोग्य सेतु ऐप में डाटा सुरक्षित नहीं है और करीब 9 करोड़ भारतीयों की निजता यानी प्राइवेसी खतरे में है। हैकर के इस दावे के जवाब में सरकार को सफाई जारी करनी पड़ी है। सरकार ने कहा है कि इसमें कोई सुरक्षा की चूक नहीं है। उसने ये भी कहा है कि इस हैकर द्वारा किसी भी यूजर के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे सिद्ध हो कि लोगों का डाटा खतरे में है। हैकर ने जानकारी दी है कि भारत सरकार ने उससे संपर्क साधा है। इसके बाद एक अन्य ट्वीट में हैकर ने कहा, 9 करोड़ भारतीयों के मेडिकल डाटा को रखना कोई विकल्प नहीं है। मुझे ज़्यादा धैर्य नहीं है, इसलिए एक उचित समय सीमा के बाद मैं इसका खुलासा करूंगा, चाहे आप इसे दुरुस्त करें या ना करें। यानी हैकर ने साफ साफ कह दिया है कि उसके पास पूरे इस ऐप के दुरुपयोग के खतरों के बारे में सारी जानकारियां हैं और वो समय आने पर रखेंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने इस ऐप को लेकर कहा था कि ये ऐप निगरानी करने वाली उन्नत प्रणाली है जिसे आउटसोर्स कर निजी ऑपरेटर के हाथों में दे दिया गया है और इस पर कोई संस्थागत निरीक्षण नहीं है। इससे डाटा और लोगों की गोपनीय जानकारियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे की आशंका है। वहीं यूपी के नोएडा में इस ऐप को अनिवार्य ही नहीं बनाया गया, बल्कि अगर किसी के पास ये ऐप नहीं है तो उसको 6 महीने की जेल भी हो सकती है या 1000 रुपये जुर्माना लग सकता है। तो इस पूरे जो आरोग्य सेतु ऐप के साथ जो सरकार कर रही है, बहुत सारी चिंताएं हैं और बहुत ही जेन्युइन किस्म की चिंताएं हैं। पहली बात तो ये है कि ये आरोग्य ऐप सेतु तमाम तरह से इसमें संदेह हैं कि ये किस तरह से हमारे डाटा को लेगा और किस तरह से उसका इस्तेमाल करेगा। दूसरा ये है कि ये हम लोगों पर निगरानी रखेगा, यानी हमारी जो सरकार है वो हमारे ऊपर निगरानी रखेगी, हमारे सारे मूवमेंट, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये जो सर्विलांस स्टेट है, जो एक तरह का राज्य होता है जो हर नागरिक पर नज़र रखता है, उस तरह के स्टेट में भारत को तब्दील किया जा रहा है जो एंटी डेमोक्रेटिक माना जाता है, लोकतंत्र विरोधी माना जाता है। तो ये एक लोकतांत्रिक विरोधी ऐप भी है इस लिहाज से, क्योंकि ये प्राइवेसी में दखल देता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि प्राइवेसी हमारा मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है और उसको कोई छीन नहीं सकता, उसमें कोई कतर ब्योंत नहीं कर सकता है। लेकिन ये सरकार ये करने पर भी आमादा है। हालांकि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ही गुंजाइश दे दी थी आधार के समय, आधार के डाटा के इस्तेमाल के लिए, और इससे उसके हौसले बढ़ गए, तो आज वो इस हद तक चली गई। फिर तीसरा ये कि ये
इस तरह से ज़रूरी बनाया जा रहा है कि इसमें सज़ा तक का प्रावधान किया जा रहा है कि अगर हमने इसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड नहीं किया तो आपको 6 महीने की जेल भी दी जा सकती है और 1000 रुपये आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो आप देखें कि किस तरह से सरकार हमारे ऊपर निगरानी रखना चाहती है, किस तरह से हमारे ऊपर दबाव बना रही है, एक भय का वातावरण बना रही है, हमारी प्राइवेसी में दखल दे रही है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूँ कि कुछ समय पहले सरकार ने इजराइल की एक कंपनी से पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर लिया था, मालवेयर लिया था, जिसके ज़रिए बहुत सारे पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी की गई थी और उसकी लिस्ट भी सब सामने आ गई थी पूरी दुनिया के सामने। तो ये भी बता रहा है कि सरकार के इरादे क्या हैं, नीयत क्या है, वो किस किस तरह से अपने नागरिकों की जासूसी कर रही है और इस ऐप का भी इस्तेमाल उसी दिशा में होने के पूरे चांसेस हैं, पूरे खतरे हैं। बहुत ही विचित्र सा वातावरण है, बहुत ही संदिग्ध, बहुत डरावना कि हम किस तरह के भारत में आगे जो शेप ले रहा है उसमें रहने जा रहे हैं। तो मित्रों, ये था आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मित्रों, आज मैं अब आपसे अनुमति चाहूँगा, लेकिन कल आपसे वादा चाहूँगा कि आप इसी वक्त इसी कार्यक्रम में हमसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।